महाकुंभ मेले में एक लेडी कलेक्टर और नागा साधु। क्या हुआ जब डीएम साहिबा कुंभ मेले में स्नान करने पहुंची, वहां उनका तलाकशुदा पति जो अब नागा साधु बनकर भीख मांग रहा था, उनसे उनका सामना हुआ। तो उसके बाद डीएम मैडम ने जो किया उसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। यह घटना है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज शहर की, जहां मध्यम वर्गीय परिवार में एक बेटी का जन्म हुआ। परिवार में पहले भी कई लड़कियां जन्मी थी और जब फिर से एक लड़की का जन्म हुआ तो परिवार के लोग मायूस हो गए थे। सभी को बेटा चाहिए था, लेकिन बेटी के जन्म पर कोई खुशी नहीं थी। बच्ची का नाम सुमन रखा गया। सुमन के पिता का नाम रामदयाल और माता का नाम गायत्री था। सुमन बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार थी। वह प्रयागराज में ही एक सरकारी स्कूल में पढ़ा करती थी और हमेशा अपनी कक्षा में सबसे ज़्यादा अंक लाकर पास होती थी। उनके स्कूल के शिक्षक अक्सर उनके माता पिता से कहा करते थे कि उनकी बेटी बहुत होशियार है और उसका भविष्य उज्जवल है। वह उन्हें सलाह देते थे कि सुमन को आगे पढ़ाई ताकि वह एक अच्छी नौकरी कर सके, लेकिन उनके पिता हमेशा कहा करते थे यह तो एक लड़की है, इसे क्या आगे पढ़ाना, यह पढ़ लिख कर क्या करेगी, इसे तो ससुराल जाकर चूल्हा चौका ही संभालना पड़ेगा, इसलिए इसे आगे पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। परंतु उसकी माँ गायत्री अपने पिता से लड़ाई झगड़ा करके सुमन को हमेशा पढ़ाती आई थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था और अब सुमन 10वीं कक्षा में पढ़ाई कर रही थी। उनकी उम्र लगभग 16 साल की थी। तभी समाज के कुछ लोग सुमन के लिए रिश्ता लेकर उनके माता पिता और दादा दादी के पास आए। यह सुनकर सुमन बहुत दुखी हो गई, क्योंकि उसकी उम्र अभी सिर्फ 16 वर्ष की थी। लेकिन उनके पिता रामदयाल बहुत खुश थे, क्योंकि लड़के वाले एक अमीर खानदान से थे। वे चाहते थे कि जल्दी से जल्दी सुमन की शादी उनके इस जिम्मेदारी से मुक्त हो जाए। सुमन के दादा दादी भी इस रिश्ते के लिए तैयार हो गए, लेकिन उनकी माँ गायत्री अब भी उदास थी। सबने बिना सुमन की रजामंदी पूछे और उनकी पसंद नापसंद जाने बिना ही इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। लड़के की उम्र करीब 18 साल थी, जबकि सुमन की सिर्फ 16 साल थी। जब सुमन को पता चला कि उसकी शादी के लिए रिश्ता तय कर दिया गया है और कुछ दिनों में उसकी शादी होने वाली है, तो वह बहुत दुखी हो गई। उसने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे आगे की पढ़ाई करनी है, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी। लेकिन उसकी माँ गायत्री भी क्या कर सकती थी, वह भी अपने सास ससुर और पति के आगे मजबूर थी। एक दिन उसने अपने पति रामदयाल से कहा कि अभी सुमन शादी नहीं करना चाहती, उसे पढ़ाई करने दीजिए, इसकी शादी हम बाद में करवा देंगे। यह सुनकर रामदयाल बहुत गुस्से में आ गया। उन्होंने गायत्री को खूब पीटा और प्रताड़ित किया, यह कहते हुए कि तू ही इस लड़की को बिगाड़ रही है, बड़ी होकर ये किसी लड़के के साथ भागकर शादी कर लेगी और मेरा नाम समाज में डुबा देगी। इससे अच्छा है कि मैं अभी इसकी शादी करके इसे समस्या से छुटकारा पालूं। यह सब सुनकर सुमन बहुत दुखी हो गई। अपनी माँ को मार खाते हुए देखकर वह भी फिसल गई और शादी के लिए हाँ कर दी। इसके बाद उसकी 10वीं की परीक्षा हुई, जिसमें वह अच्छे नंबरों से पास हुई। लेकिन अब उसकी शादी का तारीख पास आ गई और उसे यह बाल विवाह करना पड़ा, जो वह नहीं करना चाहती थी। शादी के अगले दिन सुमन ने अपने पति से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसका पति ना तो उनकी तरफ देखता था, ना ही उनके करीब आता था। शादी के बाद भी दोनों के बीच दूरियां बनी रही। सुमन अपने सास ससुर और घर के अन्य लोगों की सेवा करती। वह खूब सुबह जल्दी उठकर स्नान खाना बनाती, घर की साफ सफाई करती और धीरे धीरे उसके सास ससुर भी उसे प्रताड़ित करने लगे। आए दिन वह उसे ताना मारते और ढेर सारा काम करवाते। अब उसका पति भी धीरे धीरे उसे प्रताड़ित करने लगा। वह रोज रात को शराब पी कर आता और सुमन को परेशान करता था। सुमन धीरे धीरे बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। एक दिन वह अपने माता पिता के घर जाती है।
वहाँ वह अपनी माँ और अपने पिता को अपने साथ हो रहे अत्याचार के बारे में बताती है, लेकिन उसके पिता उसका साथ नहीं देते और कहते हैं कि जैसा तेरे सास ससुर कहते हैं तू वैसा ही कर, अपने पति से ज़्यादा झगड़ा मत किया कर। ऐसा कहकर वह सुमन को ससुराल वापस भेज देते हैं। अब ना तो उसके पिता उसकी सहायता करते और ना ही कोई उसका पक्ष लेता। ससुराल उनके लिए पूरी तरह से नर्क बन चुका था। एक दिन सुमन की मुलाकात उसकी सहेली मीनाक्षी से होती है। मीनाक्षी कहती है कि तेरा 10वीं का रिजल्ट आ गया है और तूने पूरे बोर्ड में सबसे ज़्यादा नंबर लाकर टॉप किया है। यह सुनकर सुमन खुश तो होती है लेकिन मायूस हो जाती थी और अपनी सहेली के सामने फूट फूट कर रोने लगती। मीनाक्षी पूछती है कि क्या हुआ, तूने पूरे जिले में प्रदेश में टॉप किया है, फिर भी तू क्यों रो रही है। तब सुमन अपनी इस बात आप बीती बताती और कहती है कि मुझे तो आगे की पढ़ाई करनी है और एक बड़ा अधिकारी बनना है, लेकिन मेरे सास ससुर वाले मुझे बहुत प्रताड़ित करते हैं, मुझसे खूब काम करवाते हैं। मेरा पति मुझे रोज रात को पीटता है, खूब मेरी पिटाई करता है। यह सुनकर मीनाक्षी भी रोने लग जाती है और कहती है कि तू कब तक इस नर्क में रहेगी, एक ना एक दिन तुझे इससे बाहर आना ही पड़ेगा, वरना तू इसी तरह जीते जी मर जाएगी। इससे अच्छा है तू अपनी पढ़ाई आगे जारी रख और 11वीं की परीक्षा दे और आगे 12वीं की का भी पढ़ और आगे जाकर एक बड़ी अफसर बन। अगर तू ऐसे ही इस नर्क में रहेगी तो अपनी पूरी जिंदगी कैसे बिताएगी। मीनाक्षी सुमन का काफ़ी उत्साह बढ़ाती और कहती है कि आगे पढ़ाई कर, तेरे बहुत बड़े सपने थे, आखिर क्या हुआ तेरे उन सपनों को। इसके बाद सुमन गहरी सोच में पड़ जाती है। थोड़ा समय आगे बढ़ता है लेकिन मीनाक्षी की बातें सुमन के दिमाग में गहराई से बैठ जाती हैं। इसके बाद सुमन के दिमाग में कई तरह तरह के विचार आते हैं और एक दिन वह अपना ससुराल को छोड़कर भागने का ठान लेती है। एक रात वह अपने कुछ गहने और उनके माता पिता ने उसे दिए थे उन्होंने लेकर ससुराल छोड़ देती है और बस पकड़कर दिल्ली चली जाती है। वहाँ उसकी एक सहेली रहती थी, वह दिल्ली में ही रहकर अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करने लगती है। सुमन दिल्ली के एक सरकारी स्कूल में दाखिला लेती है, जहाँ वह अपनी 11वीं की परीक्षा देती है और 12वीं में भी दाखिला मिल जाता है। वह छात्रवृत्ति के आधार पर अपने दाखिला देती है और अपनी सहेली के घर पर ही रहती। उसके पास कुछ पैसे और गहने भी थे जिससे उसका गुजारा चलता था। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता है। उसके माता पिता और ससुराल वाले सुमन को ढूंढ ढूंढ कर हार चुके थे। उधर सुमन अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखती है। समय के साथ वह 12वीं कक्षा में भी अच्छे नंबरों से पास हो जाती है। इसके बाद उसके अच्छे परिणाम के आधार पर उसे एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है और वह बीए की परीक्षा में भी काफ़ी अच्छे नंबर लाकर पास होती है और अपना नाम रोशन करती है। अब उसका लक्ष्य आगे एक बड़ा अफसर बनने का था। एक दिन उसके कॉलेज में दिल्ली की कलेक्टर मैडम आती हैं। कलेक्टर मैडम अपने भाषण में अपने जीवन के संघर्षों को सभी बच्चों के साथ साझा करती है। कलेक्टर मैडम की कहानी सुनकर सुमन बहुत प्रभावित होती है और वह भी कलेक्टर बनने की प्रेरणा पाती है। सुमन उसी दिन ठान लेती है कि वह भी एक दिन कलेक्टर बनेगी, लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कलेक्टर बनने के लिए क्या करना पड़ता है। उसे इस बारे में जानकारी नहीं थी। इसके बाद वह कलेक्टर मैडम का पीछा करती है। सौभाग्य से कलेक्टर मैडम की नज़र सुमन पर पड़ जाती है। वह सुमन से कहती है कि बेटी क्या हुआ, मैं तुम्हें कब से देख रही हूँ कि तुम मेरा पीछा कर रही हो। भाषण देते समय भी मुझे तुम्हारे अंदर एक अलग ही तेज दिखाई दे रहा था। बोल बेटी क्या हुआ। सुमन अपने जीवन की पूरी सच्चाई कलेक्टर मैडम को बता देती है। वह कहती है कि मेरा बाल विवाह हुआ, मेरे ससुराल वाले मुझे बहुत परेशान करते हैं, मेरा पति भी मुझे बहुत प्रताड़ित करता था। वहाँ से भागकर मैंने दिल्ली में एक सरकारी स्कूल में दाखिला लिया और अब बीए की परीक्षा दे रही हूँ। यह सुनकर कलेक्टर मैडम कहती है, सुमन तुम बहुत बहादुर हो, तुमने बहुत अच्छा काम किया,
तुमने अपने उज्जवल भविष्य के लिए कदम उठाया। अगर तुम चाहो तो अपने भविष्य को बहुत सुनहरा बना सकती हो। सुमन उनसे पूछती है कि मैडम, मुझे आगे जाकर क्या करना चाहिए? मैं भी आपके जैसी बड़ी अफसर बनना चाहती हूँ। तब कलेक्टर मैडम सुमन को बताती है कि अगर तुम्हें मेरे जैसा बड़ा अफसर बनना है तो तुम्हें आईएएस की परीक्षा देनी होगी। यह परीक्षा काफ़ी कठिन होती है, लेकिन मुझे तुम्हारे अंदर वह काबिलियत नज़र आ रही है। अगर तुम चाहो तो यह परीक्षा दो और इसकी तैयारी करो। एक दिन तुम भी एक बहुत अच्छे कलेक्टर बनोगी। यह सुनकर सुमन बहुत प्रभावित होती है। अब उसे अपना लक्ष्य मिल चुका था। वह समझ चुकी थी कि उसे कलेक्टर बनना है। इसके बाद वह काफ़ी बाकी की परीक्षाएं पास करके आईएएस बनने की तैयारी में जुट जाती है। वह एक कोचिंग सेंटर में दाखिला लेती है। उसके पास जो गहने पड़े थे उन्हें बेचकर वह अपना दाखिला कराती है। सुमन अपने आगे की पढ़ाई जारी रखती है। इसके बाद उसकी मुलाकात एक गांव के लड़के से होती है जो आईएएस की तैयारी कर रहा होता है। उसका नाम सोहन था। सुमन और सोहन के बीच धीरे धीरे दोस्ती हो जाती है। सोहन भी पढ़ाई में बहुत तेज था और उसकी जिंदगी भी कहानी भी काफ़ी गंभीर है। वह भी एक गरीब परिवार से था और अपने पूरे परिवार को छोड़कर कलेक्टर बनने के लिए दिल्ली आया था। धीरे धीरे दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं। दोनों एक दूसरे का उत्साह बढ़ाते हैं और एक दूसरे को पढ़ाई में आगे बढ़ने में मदद करते हैं। वे साथ में आईएएस की परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं। एक वे आईएएस की परीक्षा देने जाते हैं और पहली परीक्षा में दोनों अच्छे नंबर लाकर पास हो जाते हैं। उनके अंदर काफ़ी उत्साह था। वे दोनों मन लगाकर साथ में पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन जहाँ पर एक लड़का और एक लड़की होते हैं वहाँ पर रिश्ता दोस्ती तक सीमित नहीं रहता। यह रिश्ता एक समय पर आकर आगे बढ़ ही जाता है। दोनों के बीच नज़दीकियाँ और बढ़ती है और एक दिन सोहन सुमन को प्रपोज कर देता है। यह कहता है कि सुमन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सुमन भी मन ही मन सोहन से प्यार करने लगती थी, लेकिन वह चाह कर भी उसे हाँ नहीं बोल पा रही थी क्योंकि उसका लक्ष्य अभी कुछ और था और उसका पति अभी भी जिंदा था। सुमन कहती है कि मैं शादीशुदा हूँ, भले ही मैं अपने पति के साथ कभी भी नज़दीक नहीं हुई हूँ, परंतु मैं तुमसे कुछ भी झूठ नहीं बोलना चाहती हूँ। मैं तुम्हें सारी सच्चाई बताना चाहती हूँ। मुझे तुम बहुत पसंद हो, लेकिन मेरा बाल विवाह हुआ है और मैं अपने पति को छोड़कर यहाँ आई हूँ। सोहन कहता है कि मुझे तुम्हारे पास से कोई लेना देना नहीं है। मुझे तुम बहुत पसंद हो और मैं तुम्हारे साथ पूरी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। हम दोनों साथ में मिलकर कलेक्टर की आगे की परीक्षा देंगे और साथ में कलेक्टर बनेंगे। इसके बाद सुमन भी सोहन को हाँ कर देती है और दोनों एक दूसरे की ओर ज़्यादा नज़दीकियाँ आ जाती है। लेकिन कहते हैं ना कि जहाँ नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं वहाँ लक्ष्य छूट जाता है, और हुआ भी यही। धीरे धीरे सोहन का पढ़ाई से मन हट रहा था, लेकिन सुमन का ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित था। वह अपनी परीक्षा की तैयारी पूरे मन लगाकर कर रही थी, लेकिन सोहन के मन में सिर्फ सुमन के ख्याल थे। अब अगली परीक्षा आ चुकी थी। सुमन ने अपना पेपर खूब अच्छे से दिया और सोहन ने भी अपना पेपर दिया, लेकिन परिणाम उम्मीद के बिल्कुल उल्टे निकले। सुमन अपनी परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास हुई, जबकि सोहन फेल हो जाता है। यह देखकर सोहन काफ़ी ज़्यादा दुखी हुआ। सुमन ने भी सोहन से कहा, हम कुछ समय के लिए अब दूर रहेंगे, क्योंकि अगर हम दोनों एक ही साथ रहेंगे तो इसका असर हमारी पढ़ाई पर पड़ेगा। अब आखिरी पड़ाव आ चुका है। सुमन ने सोहन की बात सुनी और खुशी के मारे उनकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, क्या सच में कलेक्टर बनने के लिए टॉप किया है? सोहन हंसते हुए कहता है कि हाँ, तुमने पूरे ज़िले में टॉप किया है और अब तुम्हें कलेक्टर बनने का अवसर मिलेगा। मुझे खुशी है कि तुमने यह साबित कर दिया है कि किसी भी मुश्किल को पार करके बड़े लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। सुमन की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह अपने आंसू को छिपा नहीं पाई। उसने कहा, यह सब
तुमसे मिले समर्थन, प्रेरणा और मेहनत के कारण हो सका। बिना तुम्हारी मदद के मैं यह रास्ता नहीं तय कर सकती थी। सोहन और सुमन दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। सुमन के लिए यह सफलता सिर्फ एक व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं थी, बल्कि यह हर उस कठिनाई, संघर्ष और दर्द का प्रतीक था जिसे उसने अपने जीवन में सहा था। सुमन का जीवन अब एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहा था। सोहन भी उनकी सफलता को देखकर गर्व महसूस कर रहा था। अब दोनों जानते थे कि सफलता सिर्फ शिक्षा और कठिन मेहनत से नहीं, बल्कि अपने सपनों के लिए लगातार लड़ने और हार ना मानने से मिलती है। अगले कुछ दिनों में सुमन का इंटरव्यू हुआ, जिसमें उसने शानदार प्रदर्शन दिया और अपनी पूरी तैयारी को साबित किया। परिणाम आया और सुमन ने कलेक्टर बनने का सपना पूरा किया। सोहन ने उनकी कड़ी मेहनत को देखा और कहा, तुमने सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन सभी महिलाओं के लिए भी एक मिसाल पेश की है जो समाज में दबाव और चुनौतियों का सामना करती हैं। तुमने हमें सिखाया है कि किसी भी स्थिति में अपने सपनों से समझौता नहीं करना चाहिए। सुमन ने कहा, यह मेरी केवल व्यक्तिगत सफलता नहीं है, यह उन सभी लोगों की सफलता है जिन्होंने मेरे सपनों में विश्वास किया और मुझे हर कदम पर समर्थन दिया। अब सुमन कलेक्टर बन चुकी थी, लेकिन उसका सफ़र यहीं ख़त्म नहीं हुआ था। उसने और सोहन ने कसम खाई थी कि वे दोनों एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे और अपनी मंजिल तक एक साथ आगे बढ़ेंगे। सुमन ने सोहन को गले लगाकर बहुत रोते हुए पूछा, तुम्हारे रिजल्ट का क्या हुआ? सोहन ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं तो तीसरे अल्टीमेट में भी फेल हो गया और चौथे अटेम्प्ट में भी फेल हो चुका हूँ। यह सुनकर सुमन का दिल भर आया। उसने मायूस होकर कहा कि मुझे माफ़ कर दो, लेकिन सोहन ने हौसला देते हुए कहा कि कोई बात नहीं, तुम तो कलेक्टर बन गई हो, मैं तुमसे ही खुश हूँ। दोनों ने एक दूसरे को फिर से गले लगाया। इसके बाद सुमन ने सोहन से कहा कि मैं डीएम के पद पर नियुक्त होने के से पहले तुमसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे कानूनी तौर पर अपने पति से तलाक लेना पड़ेगा। सुमन ने अपने पति को तलाक का नोटिस भी जारी कर दिया, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया। धीरे धीरे समय बीतता गया और सोहन और सुमन दोनों साथ साथ रहने लगे। वे अब भी शादी नहीं कर पा रहे थे क्योंकि सुमन का अपने पहले पति से तलाक नहीं हो रहा था। इतने में सुमन की पहली पोस्टिंग उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में हो गई, जहां उसे अपना कार्यभार संभालना था। सबसे पहले सुमन अपनी मां से मिलने घर गई। उनके घर जाकर अपनी मां को ढूंढा तो किचन के बाहर आई अपनी माँ बेटी सामने देखकर माँ खुशी से झूम उठी। उन्होंने सुमन को गले लगाया और कहा, बेटी इतने साल तू कहाँ थी? हम सब बहुत परेशान थे। सुमन ने अपनी माँ को बताया कि माँ, मैं दिल्ली में थी, वहाँ मैंने खूब मेहनत की और आज मैं कलेक्टर बन गई हूँ। यह सुनकर उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने अपने पति को बुलाया। सुमन के पिता अपनी बेटी को देखकर खूब रोने लगे और कहने लगे, बेटी मुझे माफ़ कर दे। इस समाज में बेटियों के साथ इतना गलत क्यों होता है, जिसके चलते मैंने तेरी नाबालिग अवस्था में ही शादी करवा दी। तेरे ससुराल वालों ने मुझे बहुत प्रताड़ित किया, फिर भी मैंने तेरी एक नहीं सुनी। आज मुझे इसका खूब एहसास हो रहा है। सुमन ने पिता रो रो कर उससे माफ़ी मांगने लगे। सुमन ने अपने माता पिता को गले लगाते हुए कहा कि अब सब ठीक है, आप मेरे साथ चलिए, हम सब एक अच्छे घर में साथ रहेंगे। इसके साथ ही सुमन के माता पिता भी उसके साथ रहने लग गए। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन प्रयागराज में महाकुंभ मेले का आयोजन हो रहा था। माँ ने सुमन से कहा कि बेटी, अगर तुम्हें अपने काम से थोड़ी फुर्सत मिल जाए तो हमें प्रयागराज मेले में चलें। सुमन ने अपनी नौकरी से 2 दिनों की छुट्टी लेकर अपने माता पिता के साथ प्रयागराज जाने का फैसला किया। यह महाकुंभ सदियों का सबसे बड़ा आयोजन था। वहाँ कुंभ मेले की रौनक अपने चरम पर थी। साधु और चमत्कारी संतों की भीड़ में मेला का माहौल अद्भुत हो रहा था। डीएम मैडम सुमन अपनी माता पिता के साथ एक पवित्र महाकुंभ मेले में घूम रही थी। वहाँ नदी तट के घाट पर पहुँच जाती है जहाँ स्नान हो रहा था। तभी अचानक एक साधु वहाँ आता है और
सुमन के पैर पकड़कर रोने लगता है। सुमन ने चौंकते हुए साधु से पूछा, आप मेरे पैर क्यों पकड़ रहे हो? साधु महात्मा ने अपने मुख से राख हटाता और यह कह देखकर सुमन स्तंभ रह गई। वह साधु कोई और नहीं था बल्कि उसका पहला पति। सुमन ने कहा, आप साधु के रूप में कैसे? तब साधु यानी कि सुमन के पति ने कहा कि जब तक तुम मेरे साथ थी मैंने तुम्हारी कदर नहीं की, मैं तुम्हें रोज पीटता, लेकिन जब तुम मुझे छोड़कर चली गई तब मुझे तुम्हारी बहुत कमी महसूस हुई। मेरे माता पिता को भी तुम्हारे बिना बहुत बुरा लग रहा था। धीरे धीरे मैं बहुत दुखी हो गया और मैंने तुम्हें खूब ढूंढने की कोशिश की, लेकिन तुम नहीं मिली। मैंने एक अच्छी औरत को खो दिया था और बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था। कुछ सालों तक मैं इधर उधर पागलों की तरह घूमता रहा। इसके बाद मैंने निश्चय किया कि मैं अब संन्यास ले लूँगा और तब मैंने साधु बनने का फैसला किया। यह सुनकर सुमन और उसके माता पिता को होश उड़ गए और वह साधु रोते हुए बोला कि मैंने तुम्हें खूब मारा था, खूब प्रताड़ित किया था, मुझे माफ़ कर दो। सुमन ने अपने पहले पति से कहा कि अगर आप मुझे नहीं मारते, नहीं प्रताड़ित करते तो आज मैं कलेक्टर नहीं बन पाती। नियति में यही लिखा था, जो भगवान चाहते हैं वही होता है। अगर आप और आपके माता पिता मुझे प्रताड़ित नहीं करते तो आज मैं डीएम नहीं बन पाती। इसके बाद डीएम मैडम यानी सुमन उन्हें अघोरी साधु को उनका पहला पति है था, उनको कानून तौर पर तलाक ले लेती है और तलाक के बाद सुमन और सोहन की शादी होती है। उनकी शादी बेहद धूमधाम से होती है। दोनों एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक रहने लगते हैं। शादी के बाद सुमन और सोहन ने एक दूसरे के साथ मिलकर अपनी अपनी जिम्मेदारियों को खूब निभाया। सुमन ने अपने डीएम के पद पर रहते हुए समाज के कई सकारात्मक बदलाव लाए। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों पर शिक्षा के लिए कई परियोजनाएं शुरू की, जिससे कई लड़कियों ने अपने सपने पूरे करने का मौका मिला। सोहन ने भी अपने कलेक्टर बनने के सपने को सिर्फ एक साकार करने का फैसला किया और सुमन के समर्थन से एक बार फिर से परीक्षा की तैयारी शुरू की। इस बार सोहन ने पूरी लगन और मेहनत से परीक्षा की पढ़ाई की और आखिरकार वह भी कलेक्टर बनने में सफल हो गया। दोनों ने अपने अपने क्षेत्र में आदर्श बनने कर समाज में सामने से उदाहरण प्रस्तुत किया। उनकी कहानी न केवल लोगों को प्रेरित किया बल्कि यह भी दिखाती है कि अगर सही समय पर सही फैसले लिए जाए तो सच्चे साथी का साथ हो तो किसी भी मुश्किल का पार किया जा सकता है। उनकी सफलता की कहानी पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई। कई युवा उनके जीवन की प्रेरणा लेकर अपने सपनों को साकार करने के लिए आगे बढ़े। सुमन और सोहन का जीवन एक प्रेरणादायक कहानी बन गया जो समाज में परिवर्तन और उम्मीद की किरण लेकर आया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। राधे राधे।